हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आनंद स्टडी हब के इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। इसके पहले हम इतिहास के परिचय, संक्षिप्त परिचय देख चुके हैं। पाषाण युग के बारे में देख चुके हैं कि उसका विभाजन, काल विभाजन कैसे किया गया। और आज शुरू करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, जो एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है हमारे सिलेबस का और काफ़ी जानने की चीज़ें हैं। आइए देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो नामकरण किया गया है वो कौन कौन सा किया गया है और किस आधार पर किया गया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जानते हैं और सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो इसको अलग अलग नामकरण क्यों किया गया? सबसे पहले तो जो पुरातत्व शास्त्र का नियम है कि किसी भी सभ्यता का, चाहे वो सिंधु घाटी सभ्यता का हो या कोई भी सभ्यता हो, उसका जो सबसे पहला स्तर प्राप्त होगा उसके आधार पे उस सभ्यता का नामकरण किया जाएगा। तो इस प्रकार से इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। और इसी काल में सबसे पहले कांसे का प्रयोग शुरू हुआ, इसलिए इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। और इसके आगे हम देखें तो चूँकि जो स्थल प्राप्त हुए हैं वो सिंधु और गंगा घाटी के क्षेत्र में ज़्यादा प्राप्त हुए हैं, यानी जहाँ कभी सरस्वती नदी बहा करती थी, इसलिए वर्तमान में कुछ विद्वान इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता कहने का भी प्रयास कर रहे हैं। तो इस प्रकार इसका जो नामकरण हुआ वो सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, अलग अलग नाम इसके हुए हैं। इसके बाद हम देखेंगे समकालीन सभ्यताएँ कौन कौन सी थी पूरे विश्व में। यद्यपि पूरे विश्व की जो सबसे प्राचीन सभ्यता वो सिंधु घाटी सभ्यता को ही माना जाता है, लेकिन इसकी समकालीन मेसोपोटामिया की सभ्यता जो वर्तमान ईरान में है, दजला फरात नदी के पास विकसित हुई थी। मिस्र की सभ्यता जो नील नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो ये सभ्यताएं इसके समकालीन थी। इनकी विशेषताएं क्या क्या थी, इनमें समानताएँ क्या क्या थी, इनमें भिन्नताएँ क्या क्या थी, इसका हम अध्ययन यहाँ करेंगे। और इसके क्षेत्र का विस्तार कहाँ कहाँ से था तो हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। अगर हम वैश्विक मानचित्र पे देखें तो सिंधु नदी का बहाव यहाँ था और सिंधु घाटी सभ्यता इस क्षेत्र में विकसित हुई। यहाँ ईरान में मेसोपोटामिया की सभ्यता और यहाँ मिस्र में मिस्र की सभ्यता। तो यानी यहाँ मिस्र की सभ्यता, यहाँ मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया जो दजला फरात नदी के किनारे, ये नील नदी के किनारे, और यहाँ सिंधु की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता तो मुख्यतः प्रारंभ में सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी, लेकिन बाद में इसके सरस्वती और बाकी क्षेत्रों में माना गया। तो इस प्रकार समकालीन सभ्यताएं मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यताएं थी। अब हम देखेंगे कि इनका क्षेत्र का विस्तार कौन सा था। तो चूँकि क्षेत्रफल का विस्तार सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक था, मेसोपोटामिया की सभ्यता का 12 गुना और मिस्र की सभ्यता का 20 गुना क्षेत्र विस्तार था सिंधु घाटी सभ्यता का। तो इस प्रकार हमने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्र विस्तार था वो तत्कालीन जो दो सभ्यताएं थी इनसे 12 गुना और 20 गुना अधिक था। इसके बाद हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति कैसे हुई। तो उत्पत्ति के विषय में विद्वानों के दो मत हैं, एक देशज उत्पत्ति का सिद्धांत और एक यानी देशज उत्पत्ति अर्थात स्थानीय उत्पत्ति का सिद्धांत और एक विदेशज उत्पत्ति का सिद्धांत। तो आइए देखते हैं कि उत्पत्ति के बारे में विद्वानों का कौन कौन सा मत है और इसके बारे में उन्होंने कौन कौन से तर्क अपने अपने प्रस्तुत किए हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति देखते हैं। एक तो है विदेशी उद्भव, विदेशी उद्भव का सिद्धांत और एक स्थानीय उद्भव, स्थानीय उद्भव। अब इन उद्भव के बारे में उन्होंने अपने कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए हैं हम इसके बारे में देखें। विद्वानों का ये मानना है कि चूँकि दोनों नगरीय सभ्यता थी, ये इनमें समानताएं थी। नगरीय सभ्यता, यहाँ एक विकसित नगर था, दोनों जगह पकी ईंटों का प्रयोग किया गया है, पकी ईंट का प्रयोग किया गया दोनों सभ्यताओं में। यहाँ के जो बाट माप थे उनमें समानताएं पाई गई हैं। बाट माप में व्यापार से काफ़ी समानता पाई गई है सामानों के। तो इस प्रकार जो ये सामान, इस आधार पे विद्वानों ने
सिंधु सभ्यता का जो उद्भव हुआ, जो विकास हुआ, उसको विदेशी माना है कि विदेशी उद्भव हुआ, विदेशों से उद्भव हुआ है, वहाँ के लोग आके यहाँ पे सभ्यता को विकसित किए हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष विद्वानों का है, वो स्थानीय उद्भव को मानते हैं। वो कहते हैं जो पकी ईंटें हैं प्रयोग की गई हैं, उसमें कुछ धूप में पकाई गई ईंटें हैं, कुछ आग में पकाई गई ईंटें हैं, तो इस आधार पर वो विभेद करते हैं। नगरीय व्यवस्था जो थी, जो जल निकासी की व्यवस्था, ये मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता से कहीं बेहतर थी सिंधु घाटी सभ्यता की। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जल व्यवस्था और सड़क की व्यवस्था ज़्यादा विकसित थी। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता श्रेष्ठ थी। बाट माप भी इसमें जो बेलनाकार और गोलाकार त्रिभुजाकार जो बाट पाए गए हैं, उसमें भी भिन्नता थी कि अगर बाट माप समान होते तो इसका मतलब समान आकार के बाट प्रयोग किए जाते, अर्थात इस आधार पर भी समानता नहीं हो सकती है। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो मेहरगढ़ से जो कृषि के साक्ष्य सबसे प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं गेहूं और जौ के, उस सिंधु घाटी सभ्यता के पाकिस्तान के जो वर्तमान बलूचिस्तान क्षेत्र है वहाँ से प्राप्त हुआ, मेहरगढ़ से। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो विद्वानों का दो मत है, एक विदेशी उद्भव का सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं, एक स्थानीय उद्भव का सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं, और दोनों अपने अपने तर्क प्रस्तुत करते हैं कि किस आधार पर अपना अपना सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ, अपने अपने तर्क दिए। अब इसके आगे हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम क्या था। कालक्रम के बारे में भी विद्वानों का मतभेद है। अलग अलग विद्वान अपना सिंधु घाटी सभ्यता का जो कालक्रम है वो अलग अलग बतलाते हैं। जैसे अगर हम C.G. गार्ड महोदय का देखें, C.G. गार्ड एक पुरातत्वविद हुए, इन्होंने 2350 से 1750 सिंधु घाटी सभ्यता के कार्यकाल को बताया है। तो C.G. गार्ड महोदय का। इसके बाद अगर हम जॉन मार्शल जी का देखें तो मार्शल महोदय का देखें क्या बताते हैं वो कार्यकाल इसका सिंधु घाटी सभ्यता का। तो ये 3250 से 2750 तक के बीच में कार्यकाल बताए हैं। ये BC में है, 3250 BC से 2750 BC तक के बीच में इसका कार्यकाल बताया गया। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पिक्टन और व्हीलर महोदय हुए, इन्होंने पुरातत्वविद हुए और इन्होंने अपने तर्क ऋग्वेद में जो ऋचाओं का प्रयोग किया गया है उसके आधार पर प्रस्तुत किया है। इन्होंने कहा जो आर्य लोग जो भारत में आए, वो जो पहले भारतीय मौजूद थे उनके दुर्गीकृत किलों का सामना करना पड़ा। यानी इसका मतलब, और इन्होंने इस आधार पर ऋग्वेद की ऋचाओं के आधार पर इन्होंने पिक्टन और व्हीलर महोदय ने 2500 से 1500 BC, 2500 BC से 1500 BC के बीच में सिंधु घाटी सभ्यता के कार्यकाल को निर्धारित किया है। तो इस प्रकार हमने देखा कि अलग अलग विद्वानों का एक अपना अलग अलग मत है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कार्यकाल कहाँ से कहाँ तक था। कभी कभी ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं तो स्पेशल आपसे विद्वानों के नाम लेके पूछे जाएंगे। C.G. गार्ड के अनुसार क्या होगा, मार्शल जी के अनुसार क्या होगा, और पिक्टन और व्हीलर के महोदय के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का कार्यकाल क्या होगा। इसके आगे हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। ये एक इम्पॉर्टेंट वो है। आइए देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। सिंधु घाटी था, ये मुख्यतः 3 देशों में था, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। 3 देशों में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था। जो मुख्यतः स्थल पाए गए, लगभग 1400 स्थल सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त किए गए हैं। अब इन 1400 स्थलों का विभाजन इन तीनों देशों में किस प्रकार से होता है हम देखते हैं। कुल 1400 स्थल, जिसमें 925 स्थल जो हैं वो वर्तमान भारतीय क्षेत्र में, भारत के परिक्षेत्र में आते हैं, और 475 स्थल पाकिस्तान के क्षेत्र में हैं। 475 स्थल पाकिस्तान क्षेत्र में हैं, और 2 स्थल, चूँकि 1400 से ज़्यादा भी हैं, 2 स्थल अफगानिस्तान में है। ये आपका इम्पॉर्टेंट है, चूँकि यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल अफगानिस्तान क्षेत्र में पाए गए हैं, तो आपका ये इम्पॉर्टेंट है। इन दोनों स्थलों को आपको जानना जरूरी है। एक है मुंडी गाक और दूसरा है सोरथुधाय। मुंडी गाक और दूसरा स्थल है सोरथुधाय। तो यहाँ से प्रश्न आपका पूछा जाता है
सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार किन किन देशों में था, और आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, या इसके पास के देश दे दिए जाएंगे और आपसे उसमें एक विकल्प का चुनाव करना होगा कि इस देश में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार नहीं था। दूसरा प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा कि सबसे अधिक स्थल कहाँ से पाए गए हैं, तो आपका जवाब हो जाएगा भारत। और फिर तीसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल अफगानिस्तान क्षेत्र में पाए गए हैं, तो आपका ये हो जाएगा मुंडिगाक और सुरतोधाय। ये आपका एक इम्पॉर्टेंट आंसर हो जाएगा, ये याद रखना जरूरी है, ये दोनों स्थल। इसके आगे हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्र विस्तार था उसको आइए हम मैप के माध्यम से देखते हैं कि किस प्रकार से था। ये तो हमने स्थलों की संख्या को देखा कि किस देश में कितने स्थल हैं, लेकिन अब देखते हैं कि क्षेत्र के अनुसार और इसके सबसे उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी सीमा का विस्तार देखते हैं कि कहाँ से कहाँ तक था सिंधु घाटी सभ्यता का। तो अगर हम देखें तो सबसे उत्तरी स्थल जो था वो मांडा था, वो चिनाब नदी के किनारे स्थित है, चिनाब नदी के किनारे स्थित जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे उत्तर का स्थल है वो मांडा है जो चिनाब नदी के किनारे स्थित है जम्मू कश्मीर में। इसके बाद जो सबसे पूर्वी स्थल है वो आलमगीरपुर, ये हिंडन नदी के किनारे स्थित है और हिंडन जो है यमुना की सहायक नदी है, हिंडन यमुना की सहायक नदी है और ये स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है, मेरठ जिले में, मेरठ जिले के आसपास। अब देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे दक्षिण का स्थल है वो कौन सा है। यहाँ 2 प्रश्न हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का जो इसके पहले जब सबसे अंतिम में दैमाबाद की खोज की गई है, दक्षिणतम स्थल दैमाबाद, इसके पहले एक स्थल था यहाँ भगत राव जो गुजरात क्षेत्र में स्थित था, किम नदी के किनारे। यहाँ जब तक दैमाबाद की खोज नहीं की गई थी तब तक सबसे दक्षिणतम स्थल जो था भगत राव था जो गुजरात में किम नदी के किनारे स्थित है, और उसके बाद जब दैमाबाद की खोज की गई तो उसके बाद सबसे दक्षिणतम स्थल दैमाबाद हो गया जो परवरा नदी के किनारे स्थित है, परवरा नदी। और ये परवरा गोदावरी की सहायक नदी है, गोदावरी की सहायक नदी है और ये दैमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। तो प्रश्न आपसे यहाँ पूछा जाता है कि दक्षिणतम स्थल किस राज्य में स्थित है, तो आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। या दक्षिणतम स्थल कौन सा है, तो आपका दैमाबाद हो जाएगा इसका जवाब। ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो परवरा नदी के किनारे हो जाएगा। और इसके बाद प्रश्न ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिम का स्थल कौन सा है, तो आपका हो जाएगा सूतका गिंडोर जो पाकिस्तान में मकरान दस्क नदी के किनारे मकरान समुद्र तट के पास स्थित है। मकरान, ये नदी पूछा जा सकता है आपसे, किस नदी के किनारे, मकरान तट के आसपास स्थित है, दस्क नदी के किनारे सूतका गिंडोर। तो इस प्रकार हमने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तर स्थल, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। अब देखते हैं इसका विस्तार कितना से कितना तक था। तो विस्तार जो था पूर्व से पश्चिम का विस्तार 1600 किलोमीटर का था, 1600 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण का विस्तार जो था वो यहाँ तक 1100 और यहाँ 300, अर्थात कुल 1400 किलोमीटर, दोनों मिला के हो जाएगा 1400 किलोमीटर का विस्तार। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना था, तो आपका जवाब हो जाएगा 1400। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का पूरब से पश्चिम तक का विस्तार कितना था, तो आपका जवाब हो जाएगा 1600 किलोमीटर। ये किलोमीटर में दूरी है। तो इस प्रकार हमने देखा कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम के स्थल। एक प्रश्न और बनते हैं यहाँ से कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्र विस्तार से था वो किस आकृति में था। तो अगर हम देखें, चूँकि यहाँ से ये क्षेत्र इस तरह से बनता है, कुछ इस तरह से त्रिभुजाकार में, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्र का विस्तार था वो त्रिभुज के आकार में था। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, तो आपको ये फैक्ट याद होना चाहिए। त्रिभुजाकार क्षेत्र विस्तार था सिंधु घाटी सभ्यता का। और एक प्रश्न और पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल पाए गए हैं वो सबसे अधिक स्थल किस राज्य में पाए गए भारत के, तो आपका जवाब हो जाएगा गुजरात। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे अधिक स्थल किस राज्य में पाए गए हैं, तो इसका जवाब हो जाएगा गुजरात।
अब आइए हम इसके आगे देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल पाए गए हैं वो कौन कौन से हैं और उनकी विशेषताएं क्या हैं, वहाँ से कौन कौन सी चीज़ें हमें प्राप्त हुई हैं जिसके आधार पे हम इतिहास को समझते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को समझते हैं। तो वहाँ से देखते हैं, आइए प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं। प्रमुख स्थल चूँकि हम जान चुके हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और नगरों का एक उत्तम व्यवस्था यहाँ मौजूद थी जो शायद आज से भी कहीं उत्तम थी। अभी हम जब उसकी नगर नियोजन की प्रणाली को देखेंगे तब वहाँ हमें दिखेगा कि हाँ कितनी उत्तम व्यवस्था यहाँ मौजूद थी। आइए देखते हैं जो प्रमुख स्थल थे, जो नगर पाए गए, लगभग 7 नगरों का विस्तार यहाँ हुआ था। यद्यपि स्थल तो 1400 पाए गए लेकिन कुछ गाँव भी थे, लेकिन जो 7 प्रमुख नगर थे उसके बारे में हम यहाँ देखेंगे जहाँ से हमारे एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो इम्पोर्टेंट भी हैं, वहाँ से साक्ष्य अधिक प्राप्त हुए हैं। जो सबसे पहला स्थल है वो है हड़प्पा। इसके पहले हम बताना चाहेंगे कि जो हड़प्पा तक पहुँचने 1921 में जो खुदाई हुई, इसके पहले का कालक्रम क्या था। अगर हम देखें तो 1826 में सर्वप्रथम चार्ल्स मेसन ने कुछ मोहरें हड़प्पा स्थल से प्राप्त की। हड़प्पा बेसिकली पाकिस्तान का एक गांव है जो पाकिस्तान के मोंटीगोमरी क्षेत्र से था। वर्तमान में वो साहिवाल जिला है पाकिस्तान का, वहाँ से हड़प्पा एक गांव था। वहाँ कुछ मोहरें चार्ल्स मेसन को प्राप्त हुई, लेकिन इन्होंने इस पर बहुत विशेष कार्य नहीं किया, बहुत विशेष ध्यान नहीं दिया और चीज़ें यहीं दबी की दबी रह गई। इसके बाद जब 1853 से 1856 के बीच में जब कराची से लाहौर के बीच में रेल लाइनों का विस्तार होने लगा, 1853 से 1856 के बीच में जब कराची से लाहौर के बीच में रेल लाइनों का जब विस्तार होने लगा, ब्रेंटन बंधु के निर्देशन में, जॉन ब्रेंटन और विलियम ब्रेंटन थे, दो थे बंधु थे, दोनों भाई थे, इसलिए बंधु का ब्रेंटन बंधु कहा जाता है। तो जॉन ब्रेंटन और विलियम ब्रेंटन के नेतृत्व में रेल लाइनों का विस्तार हो रहा था। वहाँ जो पत्थर की ज़रूरत पड़ी तो हड़प्पा स्थल से लाए गए। तो तत्कालीन समय कनिंघम महोदय भी देखे, वहाँ से कुछ मोहरें प्राप्त हुई, कुछ सामग्री उनको प्राप्त हुई, वहाँ से पुरातत्व साक्ष्य प्राप्त हुए, लेकिन उस पर बहुत विशेष काम नहीं हुआ और फिर वो बात वहीं की दबी रह गई। उसके बाद 1921 में ASI के जो महानिदेशक थे जॉन मार्शल, इनके निर्देशन में दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की और फिर यहाँ से विस्तृत जानकारी हमें प्राप्त हुई। तो यहाँ हमने देखा कि हड़प्पा सभ्यता तक पहले के सफ़र क्या था कि 1826, 1853 और 1921 इस बीच में। और फिर अब देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में इसकी खुदाई की गई। अब हम देखते हैं कि इसके प्रमुख साक्ष्य जो यहाँ से प्राप्त किए गए हैं वो कौन कौन से किए गए हैं। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर हम इसका विस्तार देखें कि कहाँ पर स्थित है, भारत मैप पे देखें तो यहाँ चूँकि सिंधु नदी बहती है और यहाँ सिंधु की एक सहायक नदी रावी नदी के बाएं तट पे हड़प्पा सभ्यता स्थल है। ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपका जवाब हो जाएगा रावी नदी के बाएं तट पर। रावी नदी के बाएं तट पर हड़प्पा सभ्यता स्थित है। हड़प्पा स्थल जो है वो स्थित है। अब यहाँ से हमें कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए इसके बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ से तांबे की बनी हुई इक्का गाड़ी प्राप्त हुई है, तांबे की इक्का गाड़ी प्राप्त हुई है, जो पूरे सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है, प्रमुख साक्ष्य है। यहाँ से हमें गोल चबूतरे प्राप्त हुए हैं, और इसके साथ ही हमें यहाँ से अन्नागार के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अन्नागार के साक्ष्य यहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं सिंधु घाटी सभ्यता से, हड़प्पा सभ्यता से। और इसके साथ ही शुरू करूँ।
प्रकार यहाँ R37 और यस प्रकार की भी समाधियाँ हड़प्पा स्थल से ही प्राप्त हुई हैं। ये यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि R37 और यस प्रकार की समाधि कहाँ से प्राप्त हुई, तो आपका जवाब हो जाएगा हड़प्पा स्थल से। आइए हम देखते हैं इसके आगे, हड़प्पा के बाद इसका जो दूसरा प्रमुख स्थल है वो कौन सा है। हड़प्पा के बाद दूसरा इसका जो प्रमुख स्थल है दूसरा कौन सा है, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। अब यहाँ एक प्रश्न यहाँ ये बनता है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। शाब्दिक अर्थ क्या है इसका, मृतकों का टीला। एक प्रश्न यहाँ से बन जाते हैं, मृतकों का टीला। 1922 में दयाराम साहनी के 1921 में चूँकि हड़प्पा दयाराम साहनी के नेतृत्व में खुदाई हुई थी, 1922 में राखाल दास बनर्जी के नेतृत्व में मोहनजोदड़ो स्थल की खुदाई हुई। राखाल दास बनर्जी। और जो मोहनजोदड़ो स्थल है ये सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है, जो वर्तमान पाकिस्तान क्षेत्र में है। यहाँ पे क्या है, मोहनजोदड़ो है, सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। अब हम देखेंगे कि मोहनजोदड़ो जो स्थल है यहाँ से कौन कौन से प्रमुख साक्ष्य मिले हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और इतिहास लेखन में वो किस प्रकार सहायक हैं। सबसे पहला तो यहाँ से जो पाया गया है वो है बृहद स्नानागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बृहद स्नानागार। और इसी स्नानागार के बगल में पुरोहित आवास के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, पुरोहित आवास। इस आधार पे हम सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक स्थिति का भी व्याख्या करते हैं और इस आवास के आधार पे हम इसके राजनीतिक स्थिति को भी व्याख्या करते हैं, जो आगे हम देखेंगे। तो इस प्रकार बृहद स्नानागार और पुरोहित आवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो आपका जवाब हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। इसके बाद हमें यहाँ से नर्तकी की कांस्य की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। ये भी कई बार प्रश्न पूछा चुका है। कांस्य की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है, नर्तकी की मूर्ति। अब इस मूर्ति के आधार पर हम इसके सामाजिक स्थिति की व्याख्या करेंगे, तत्कालीन समय स्त्रियों की स्थिति क्या थी, उनके मनोरंजन के साधन कौन कौन से थे, इस आधार पे। और जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पशुपति शिव की एक मुहर प्राप्त हुई है, पशुपति शिव, पशुपति शिव। इसमें रोमिला थापा जैसे लेखिका हैं, उन्होंने बात को सिद्ध किया कि पशुपति वो एक महिला की मुहर जो है उसमें वो महिला की प्रतिमा है, ना कि शिव की प्रतिमा है। फिर भी अलग अलग विद्वानों ने अपना अलग अलग तर्क प्रस्तुत किया और अंततः इसको शिव की प्रतिमा मानी जाती है। इसमें एक योग की मुद्रा में बैठा हुआ एक व्यक्ति दिखाया गया है और इसके आसपास 5 जानवर हैं, हाथी, बाघ, भैंसा, गैंडा और हिरन। ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि इस मुहर के दाहिनी तरफ, जैसे हमारा दाहिना हाथ हो जाएगा तो इधर मुहर का दाहिना ये हो जाएगा, कौन कौन से जानवर हैं, तो यहाँ हो जाएगा हाथी, यहाँ है बाघ, यहाँ है भैंसा, यहाँ है गैंडा और यहाँ पर है हिरन। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि पैर के पास कौन सा जानवर है, तो इसका हो जाएगा हिरन। दाहिनी तरफ कौन से जानवर है, तो हाथी और बाघ। बाएं तरफ कौन सा जानवर है, भैंसा और गैंडा। और एक प्रश्न और यहाँ से पूछा जाता है कि इस योग की मुद्रा में जो ये योगी बैठा हुआ है ये 3 पतिया साल ओढ़े हुआ है, तो 3 पतिया साल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, तो आपका जवाब हो जाएगा ये मोहनजोदड़ो। तो इस प्रकार हमने देखा कि मोहनजोदड़ो से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें प्राप्त हुई, जिसके आधार पे इतिहास लेखन में हम इसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थितियों की भी व्याख्या करेंगे। इसके साथ ही यहाँ से अन्नागार के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अन्नागार मतलब अन्न को संग्रहित करने का स्थल। इसका मतलब तत्कालीन समय में अधिशेष अनाज का उत्पादन किया जाता था और जिसकी वजह से यहाँ से अन्नागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके पहले हड़प्पा से भी अन्नागार के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। आइए देखते हैं जो तीसरा स्थल है इसका, चनहुदड़ो, उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं और वो कहाँ से प्राप्त किए गए हैं। चनहुदड़ो जो तीसरा इसका नगर है, महत्वपूर्ण नगर है चनहुदड़ो। 1931 में ननी गोपाल दास के नेतृत्व में, ननी गोपाल दास के नेतृत्व में इस स्थल की खुदाई की गई। सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है ये चनहुदड़ो। और देखते हैं कि
इसके कौन कौन से साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं और इतिहास लेखन में किस प्रकार से वो सहायक हैं और हमारे इंपॉर्टेंट के पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने इंपॉर्टेंट हैं, ये देखते हैं यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य पाए गए हैं। तो सबसे पहला तो यहाँ प्रश्न पूछा गया कि चनहुदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपका जवाब हो जाएगा सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। 1931 में ननी गोपाल दास के नेतृत्व में इस स्थल की खोज की गई, खुदाई की गई। इसके साथ ही यहाँ से जो प्राप्त हुए हैं, जो साक्ष्य प्राप्त हैं, मनका और गुड़िया के कारखाने यहाँ से प्राप्त हुए हैं। मनका और गुड़िया के कारखाने यहाँ से प्राप्त हुए हैं और ये कारखाने लोथल से भी प्राप्त हुए हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये पहला तो आपका चनहुदड़ो हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा लोथल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अब देखते हैं कि इसका चौथा स्थल कौन सा है सिंधु घाटी सभ्यता का जो इम्पोर्टेंट है वो इतिहास लेखन में किस प्रकार से सहायक है, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किस प्रकार सहायक है। तो आपका चौथा स्थल हो जाएगा रोपण। रोपण की एक विशेषता है कि स्वतंत्रता के बाद खोजा गया सबसे पहला स्थल कौन सा है, तो रोपण हो जाएगा। ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा चुका है कि स्वतंत्रता के बाद खोजा गया पहला स्थल कौन सा है, तो उसका जवाब हो जाएगा रोपण। 1953 में यज्ञदत्त शर्मा के नेतृत्व में, यज्ञदत्त शर्मा के नेतृत्व में सबसे पहले ये स्थल खोजा गया। इसके इम्पोर्टेंट यही है कि यहाँ से जो प्रश्न पूछा जाएगा कि स्वतंत्रता के बाद खोजा गया सबसे पहला स्थल कौन सा है, तो जवाब आपका हो जाएगा रोपण। और यहाँ से एक जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। मालिक के साथ कुत्ते को, मालिक के साथ कुत्ता को दफनाए जाने का साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुआ है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इससे इस फैक्ट से हम इसके धार्मिक स्थिति की व्याख्या की गई है और आगे हम देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक स्थिति जब देखेंगे तो वहाँ पे पारलौकिक जीवन विश्वास था, क्या था, इसके बारे में हम देखेंगे। इसके बाद जो पांचवा इसका महत्वपूर्ण स्थल है वो है लोथल। पांचवा जो महत्वपूर्ण स्थल है यह है लोथल। यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं हमारे एग्जाम में। 1954 में रंगनाथ राव के नेतृत्व में लोथल की खुदाई की गई। लोथल जो खंभात की खाड़ी में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के? भोगवा नदी के किनारे, गुजरात में खंभात की खाड़ी में भोगवा नदी के किनारे लोथल स्थल स्थित है। ये चूँकि एक तटीय क्षेत्र है और यहाँ से बंदरगाह के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट है गोदीवाड़ा, जिसको बंदरगाह कहते हैं, तो यहाँ से जो एक महत्वपूर्ण चीज़ प्राप्त हुआ वो क्या है? गोदीवाड़ा। इसकी नगर नियोजन की प्रणाली भी थोड़ा अलग है। इसको हम जब नगर नियोजन प्रणाली पढ़ेंगे तब लोथल के बारे में फिर से पढ़ेंगे। तो यहाँ से गोदीवाड़ा या बंदरगाह के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दूसरा, धान की भूसी प्राप्त हुई है। इसका मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग धान से परिचित थे, धान की भूसी। और ये धान की भूसी रंगपुर एक स्थल है, वहाँ से भी प्राप्त हुआ है। रंगपुर से भी प्राप्त हुआ है एक स्थल है भी सिंधु सभ्यता का, यहाँ से भी धान की भूसी प्राप्त हुई है। इसके बाद यहाँ से अन्नागार के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अन्नागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ से अग्निकुंड के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अग्निकुंड। तो इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल जो स्थल था, एक बंदरगाह यहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए, गोदीवाड़ा स्थल था, धान की भूसी के साक्ष्य प्राप्त हुए, अन्नागार के साक्ष्य प्राप्त हुए, अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ से ये महत्वपूर्ण है। ये जो खुदाई का सन है और किसके नेतृत्व में खोदा गया, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी इस स्थल का नाम दे दिया जाता है, उसके सामने पुरातत्वविद का नाम दे दिया जाता है और मैच कराने के लिए कहा जाता है कि किसके नेतृत्व में किस स्थल की खुदाई की गई। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी जानना जरूरी है। आइए हम छठवां स्थल अपना देखते हैं कि इसके बाद छठवां स्थल कौन सा था। छठवां स्थल है धौलावीरा। धौलावीरा गुजरात के कच्छ की खाड़ी में मानसर और मानहर दो नदियां हैं, उनके बीच में स्थित है। और 1967 में जगपत जोशी के नेतृत्व में
जगपत जोशी के नेतृत्व में इस स्थल की खुदाई की गई। इस स्थल की विशेषता ये है कि यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे आदर्श नगर यह था, सबसे बड़ा और सबसे आदर्श नगर यह था। तो यहाँ से प्रश्न जब पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे आदर्श नगर या सबसे विकसित नगर कौन सा था, तो आपका जवाब हो जाएगा धौलावीरा, सबसे विकसित नगर ये हो जाएगा। जल निकास की सर्वोत्तम व्यवस्था यानी सबसे उत्तम व्यवस्था जल निकास की कहाँ पर थी, तो इसका भी जवाब आपका हो जाएगा धौलावीरा, जल निकास की उत्तम व्यवस्था, जल निकास की। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ से पूछा जाता है जो प्रश्न कि पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में स्टेडियम के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त किए गए हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में स्टेडियम के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त किए गए, तो इसका भी जवाब हो जाएगा धौलावीरा, स्टेडियम के साक्ष्य। तो इस प्रकार ये हमारा इम्पोर्टेंट है कि किसके नेतृत्व में खुदाई की गई, कब की गई, सबसे विकसित नगर कौन सा था, जल निकास की सबसे उत्तम व्यवस्था कहाँ पर थी, स्टेडियम के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। और इसके साथ ही एक सबसे इम्पोर्टेंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक जो पहला स्थल है, पहला और एकमात्र स्थल है जहाँ पर नगरों का 3 वर्गों में विभाजन किया गया है, नगर का त्रिवर्ग विभाजन है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार यूपीपीएससी के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि त्रिवर्ग विभाजन किस स्थल का था, तो धौलावीरा में था नगर का त्रिवर्ग विभाजन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि नगर का किस नगर का 3 वर्गों में विभाजित किया गया था, तो धौलावीरा हो जाएगा। और इसके बाद हम 7वां स्थल जो महत्वपूर्ण है हम पढ़ेंगे कालीबंगा। देखते हैं यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पोर्टेंट है। तो 7वां स्थल हो जाएगा कालीबंगा, कालीबंगा। 1961 में ब्रजवासी लाल के नेतृत्व में इस स्थल की खुदाई की गई। ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है, घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि स्थल का नाम देगा, एक तरफ नदी का नाम देगा और आपको मैच कराने के लिए कहा जाएगा कि कौन सा स्थल किस नदी के किनारे स्थित है। तो वहाँ आपको ये ध्यान रखना जरूरी है कि कौन सा स्थल किस नदी के किनारे स्थित है। अब इसके बाद हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की इस कालीबंगा स्थल से और कौन कौन से साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। आइए देखते हैं। तो यहाँ से अलंकृत ईंट के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, अलंकृत ईंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा प्रश्न कि अलंकृत ईंट के साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुए हैं, तो आपका जवाब हो जाएगा कालीबंगा। और अग्निकुंड के जो सर्वाधिक साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुए हैं, सर्वाधिक अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो आप कालीबंगा स्थल अग्निकुंड। इसके पहले हम देख चुके हैं कि अग्निकुंड लोथल से भी प्राप्त किए गए थे, लेकिन ज़्यादा कहाँ से प्राप्त किए गए हैं, तो आपका जवाब होगा कालीबंगा। इसके बाद एक ही खेत में 2 फसल उगाने की व्यवस्था कहाँ पे थी। ये भी सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल कालीबंगा है जहाँ पर एक खेत में एक साथ 2 फसल उगाने की या बोने की साक्ष्य प्राप्त हुए हैं एक खेत में, तो स्थल हो जाएगा कालीबंगा, एक साथ 2 फसल। तो इस प्रकार हमने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख स्थल से यद्यप 1400 से अधिक स्थल पाए जा चुके हैं, फिर भी जो 7 महत्वपूर्ण स्थल थे जहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं और इससे ज़्यादा शायद पढ़ना संभव भी नहीं है, क्योंकि सिलेबस एक बहुत ब्रॉड है और फिर हमें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है कि इम्पोर्टेंट कहाँ से क्या है और कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए इतना इम्पोर्टेंट है, इनफ है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा सिंधु सभ्यता में जो स्थल हैं या बाकी जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब हम देखते हैं इसमें 2 पॉइंट और बचता है कि सबसे बड़ा स्थल कौन सा पाए गए सिंधु घाटी की सभ्यता का भारत के परिप्रेक्ष्य में, और पूरे ऑल ओवर पूरी सभ्यता के परिप्रेक्ष्य में सबसे बड़ा स्थल कौन सा पाया गया है, इसको देख लेते हैं। तो अगर पूरे सिंधु सभ्यता की बात किया जाएगा तो सबसे बड़ा स्थल इसका हो जाएगा गनेरी वाला, और दूसरा जो सबसे बड़ा स्थल होगा हो जाएगा मोहनजोदड़ो।
लेकिन अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे कि सबसे बड़ा जो भारत में स्थल पाए गए हैं, तो उसमें आपका जवाब हो जाएगा धौलावीरा। अगर सिंधु सभ्यता की बात की जाएगी तो गनेरी वाला होगा, और अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछा जाएगा तो जवाब हो जाएगा धौलावीरा। और भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्थल हो जाएगा राखीगढ़ी। राखीगढ़ी। तो इस प्रकार हमने इस लेक्चर में, इस वीडियो में, इस सेशन में इतना देखा कि इसके कालक्रम, उत्पत्ति और प्रमुख स्थल के बारे में। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी, उसकी सामाजिक स्थिति क्या थी, धार्मिक स्थिति क्या थी, राजनीतिक स्थिति क्या थी, सांस्कृतिक स्थिति क्या थी, और सिंधु सभ्यता का पतन क्या हुआ, कैसे हुआ, विद्वानों का अलग अलग मत कौन सा है। आज आप लोग समझे होंगे। हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, आपने नोट्स भी बनाया होगा, जो भी अपने अपने ढंग से। बाकी इसके आगे का नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।